चलिए आज हम दूसरा पार्ट देखते हैं। पहले पार्ट में हम लोग बहुत कुछ देखे सोर्सेस के बारे में, आज हम दूसरा पार्ट देखेंगे। पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा कि हिस्ट्री को पूरे दुनिया में और साथ साथ भारत में कितने भागों में बांटा गया है और कितने भागों में लोग पढ़ते हैं। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल पीरियड। हिस्टोरिकल पीरियड में भी हम लोगों ने देखा कि उसको भी बांटा गया 3 भाग में, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। और हम लोग प्री हिस्ट्री को भी देखे थे, उसमें भी 3 भाग में था और 4 भाग में बहुत सारे किताबों में भी दिया है 4 भागों में, जैसे पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक और चालकोलिथिक, 4 भाग में। तो हम लोग इतना पे कल डिस्कस कर चुके थे। और भी हम लोग मॉडर्न में जब हम लोग पढ़े थे कल, हिस्टोरिकल पीरियड में भी एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न में हम लोग संत कबीर, जो क्रांतिकारी संत का एग्जाम्पल लिए थे कि उनका मानना था कि हम जो आडंबर है, जो अंधविश्वास है, उन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते हैं जो फैलाया गया, क्योंकि ईश्वर ने, ऊपर वाले ने सृष्टि का रचना किया है और सारे धर्म ग्रंथ में लिखा रहता है कि भाईचारा बांटो, आपस में भेद नहीं, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। तो फिर ये नफ़रत जैसी शब्द कहाँ से आई? और वास्तविक भी है, ज़रा सोच के देखिएगा। और अक्सर जिनके पास थोड़ा कम रहता वही लोग बोलेंगे कि मेरा धर्म ऐसे, उनका धर्म ऐसे। तो जो धार्मिक मामला में ऐसे वैसे करे तो उनसे एक मजाक में पूछिएगा, सीरियस में नहीं, मजाक में पूछिएगा, आखिरकार ये सब चीज़ सीखते कहाँ से हैं आप? तो फंस जाएगा वो, क्योंकि धर्म का नाम ले नहीं सकते, तो आप फिर आगे का काम कर दीजिएगा। तो यही था, हम लोग पढ़े थे वो, इसलिए हम लोग एग्जाम्पल लिए थे क्योंकि कबीर दास मॉडर्न थिंकिंग का एक सूत्र है, इसलिए हम लोगों ने उनका एग्जाम्पल लिया था। और साथ साथ हम लोगों ने देखा था कि फॉसिल्स के बारे में देखा था, फॉसिल्स के बारे में पढ़ा था, कल्चर के बारे में पढ़ा था, कल्चर कितने प्रकार के होते हैं। फिर पढ़ा था हम लोगों ने एक्सकेवेशंस का तरीका। फिर एक्सकेवेशंस हुआ था तो मेहरगढ़, जो 2 सुलेमान और कीर्थर पहाड़ी के बीच में जो है, वहाँ पर पहली ह्यूमन सेटलमेंट और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस देखा गया था। उसी समय साउथ इंडिया में जब खुदाई किया जा रहा था, एक्सकेवेशंस किया जा रहा था, तो कई चीज़ें पाए गए, स्टोन्स, जो सीरल्स, लिविंग, किस तरह से लोग रह रहे थे उस समय में। तो और जो स्टोन्स पाए गए, स्टोन का जो शेप, उसी को कहते हैं छोटा छोटा आकार का, जो मेगालिथ वर्ड सुने होंगे। तो वो सब चीज़ हम लोग कल देख चुके थे। और साथ साथ हम लोग ये भी पढ़ लिए थे कि जो इंस्क्रिप्ट आर्कियोलॉजी को, सोर्सेस को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये सारा कुछ हम लोग कल देखे थे। और आज हम लोग देखेंगे वो फॉसिल्स पर जो चर्चा किए थे हम लोग। तो आज इसी बीच एक वर्ड आता है कि आइस एज काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसको भी आज हम देखेंगे। आइस एज को हम लोग देखेंगे आज, काफ़ी ये इम्पोर्टेंट वर्ड है। आप लोग भी सुन के आप लोगों को लगता है आइस एज, कैसा एज है? आइस नाम से ही लग रहा है, आइस एज मतलब बर्फ़। तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे। और उससे पहले हम बताए थे कि जब भी हिस्ट्री को पढ़े तो डिफरेंट अप्रोचेज के साथ डिफरेंट लोग आए, आर्कियोलॉजिस्ट आए, अपना अप्रोच दिए। उसमें एक एग्जांपल भी लिए थे, जो कॉलेज लाइफ में अक्सर ये चीज़ होता है कि वो मुझे देख के हंस रही है या फिर हंस के देख रही है। तो ये अप्रोच पे निर्भर करता है। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसा हो ना, तो एक चीज़ ज़रूर कीजिएगा। क्या कीजिएगा? मरता क्या नहीं करता, एक बार सामने जाकर ही कर देना है। करना क्या है? जाना है, उनसे बोलना है। इस तरह की कन्फ्यूजन रहे तो उनसे बोलना है, देखो तुम मुझे देख के हंस रही है या फिर हंस के देख रही है, मुझे तुझसे ज़रा भी शिकवा नहीं। तुम मुझे देख के हंस रही है या फिर हंस के देख रही है, मुझे तुझसे ज़रा भी शिकवा नहीं। याद रखना, मैं ज़रूर आऊँगा, क्योंकि तुम मुझे रिजेक्ट भी कर दे तो मुझे ज़रा भी परवाह नहीं। फिर आगे अपना अप्रोच के साथ बात बढ़ाइएगा। खैर, हम लोग देखते हैं आइस एज को आज। ठीक, आइस एज कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आइस एज। और ये आर.एस. शर्मा के बुक में भी इसका जिक्र है। आज हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे। आइस एज क्या है? माना जाता है कि 20,000 साल पहले, कितना? 20,000 साल पहले आइस का लगभग 3 से 4 किलोमीटर मोटा परत धरती पर था। 3 से 4 किलोमीटर मोटा परत धरती पर था। और वो जो मोटा परत था बर्फ़ का, वो और बर्फ़ बढ़ाए जा रहा था। अब आप सोचेंगे कैसे बर्फ़ बढ़ाया जा रहा था?
तो देखिए, एक थे जियोलॉजिस्ट जिनका नाम था मिलिंकोविच। 1910 में क्या किए थे, वो इस बात का पता लगाए और दिए अपना सफाया क्या दिए कि ये जो अर्थ जो है ना, इसका जो झुकाव का पहला सफाया दिए कि ये पहले इतना नहीं झुका हुआ था। 23.5 डिग्री झुका हुआ है ना, पहले इतना नहीं झुका हुआ था। तो पहले नहीं झुका हुआ तो क्या होता था, सन का जो रे आता था वो जो पड़ता था, और पड़ता था किस पे, तो बर्फ़ पे। तो वो बर्फ़ क्या, ग्लेशियर क्या करता था, वाइट होने के कारण रिफ्लेक्ट कर देता था। हम लोग जानते वाइट कलर क्या करता है, देखो रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन ये भी देखा गया कि नदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा बर्फ़ का मात्रा था। क्यों ज़्यादा बर्फ़ का मात्रा था, क्योंकि लैंड का जो एरिया था वो ज़्यादा नदर्न हेमिस्फीयर में था। सदर्न हेमिस्फीयर में एज़ कम्पेयर टू कम था, तो इसलिए कम था। तो और जो सन का जो रे पड़ता था, तो वो बर्फ़ पे जो पड़ता था वो रिफ्लेक्ट कर देता था, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर गर्म होता ही नहीं था, ठंडा ही रह जाता था। तो बर्फ़ का निर्माण करते जा रहा था। और दूसरा हवाला ये देता है कि हमारा जो ऑर्बिट है अर्थ का, वो गोल नहीं है, पूरा गोल नहीं है, वो ओवल शेप है। तो यहाँ सन है, यहाँ जो पहुँचता है, बताइए सन का रोशनी तो कम जाएगा, तो उनको टेम्परेचर मिल ही नहीं रहा था पिघलने का, और गर्म ही होते जा रहा था। लेकिन ज़रा सोच के देखिए, जब सदर्न हेमिस्फीयर में रे पड़ता था तो वहाँ पर बर्फ़ का संख्या कम था, बर्फ़ नहीं था, लैंड था। और लैंड का जो नेचर होता है वो क्या होता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ रिफ्लेक्ट भी करता है। तो अब धीरे धीरे देखा गया 11,000 साल आते टेम्परेचर जो है डिक्लाइन होना शुरू हो गया, और माना जाता है कि वो आइस एज डिक्लाइन होना 11,000 साल तक आते कम हो गया। आइस एज का डिक्लाइनेशन ख़त्म हो गया, क्योंकि जब यहाँ सदर्न हेमिस्फीयर धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने के बाद ये पिघलना शुरू हो गया, और पिघलने के बाद वो ग्लेशियर वाटर में कन्वर्ट हो गया, और लैंड को जो क्रस्ट था अर्थ का, उस परत को छोड़ दिया और डिक्लाइनेशन से हो गया। लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि ये बात पता कैसे चला, एक आइस एज भी था। तो उनका कहना है कि देखिए, पहला तो पता चला हमको फॉसिल से, उस समय जो जीव जंतु रहते थे, इससे भी हमको पता चला। और कनाडा में देखा गया कि इनका परत हमको मिला है। कनाडा में जो आइस का जो परत रहता है, वो परत जो का रहता है, वो चीज़ का चिन्ह देखा गया कनाडा के एक जगह, वहाँ पर देखा गया, याद नहीं कर पा रहा, लेकिन वहाँ देखा गया। और ये फॉसिल से कैसे जानकारी उनको प्राप्त हुआ, तो बोला कि उस समय जो जीव जंतु रहते थे, तो उस समय जो एडेप्टेशंस का होगा बर्फ़ में, उसका तो तरीका अलग होगा। क्योंकि पेंगुइन को हम चाहे राजस्थान के डेजर्ट में उतार देने के लिए तो संभव नहीं है, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनका हैबिटेशंस जो है, एडेप्टेशंस करने का जो तरीका, वो कोल्ड डेजर्ट में ही कर पाएगा वो। तो इसलिए माना गया उस समय का जीव जंतु तो मर गए, लेकिन उनका फॉसिल्स रह गया, और फॉसिल्स बताता है कि हम लोग उस ज़माने के लोग हैं। अब हम ये भी जानेंगे कि आखिरकार फॉसिल्स से कैसे कुछ भी पता चल जाता है। तो फॉसिल्स से पता, इस पर भी हम लोग अब जिक्र करेंगे। इनका 2 मेथड है, 2 तरीका है। पहला तरीका तो ये हो जाता है कि आप लोग नाम भी सुनेंगे, कार्बन डेटिंग मेथड, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कार्बन डेटिंग मेथड है। तो कार्बन डेटिंग मेथड फॉसिल्स के जो जीव जंतु का हड्डी होता है उससे हम लोग पता लगाते हैं। और दूसरा होता है पोलन एनालिसिस, जो वेजिटेशंस, जो प्लांट है उस वेजिटेशंस के बारे में, वो कितना पुराना है वो वेजिटेशंस, ताकि हम लोग को क्लाइमेट के बारे में, उस समय के क्लाइमेट के बारे में पता चल सके। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कार्बन डेटिंग मेथड। कार्बन डेटिंग मेथड क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा होगा, कार्बन। और कार्बन तो केमिस्ट्री के विद्यार्थी खूब घरोड़ के पढ़े होंगे, एकदम हर कुछ में कार्बन ही बॉन्ड बनाता है। कार्बन ऐसा एलिमेंट है जो किसी के साथ मिक्सअप हो जाता है। तो ये सब केमिस्ट्री के विद्यार्थी अच्छे से जानते होंगे। तो कार्बन डेटिंग जो मेथड था, तो अब इसको देखते हैं। कार्बन, इसमें इसको कहते हैं कार्बन 14। 2 गो होता है, एक C12 होता है, एक C14 होता है। ठीक, ये C14 पे हम लोग चर्चा करेंगे। C14 पे कार्बन डेटिंग में क्या होता है, ये कि हर एक इंसान में कार्बन मौजूद रहता है। हर एक इंसान में, जितना भी जीव जंतु है, सब में कार्बन मौजूद है। एटमॉस्फेयर में, लैंड में, हर जगह कार्बन ही कार्बन मौजूद है।
अब मानता है कि जो ये C14 है ना आइसोटॉप्स, इसमें प्रोटॉन का संख्या तो सेम होता है लेकिन न्यूट्रॉन इसमें अलग होता है। आइसोटॉप्स जिसमें न्यूट्रॉन का संख्या अलग होता है। तो प्रोटॉन अगर 6 है तो न्यूट्रॉन कितना होगा, 8 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ के 14। तो ये कार्बन 14, तो ये इसका एक प्रवृत्ति है, नेचर है। ये क्या होता है, ये जो डिक्लाइन करता है तो यूनिफॉर्म रेट पर डिक्लाइन करता है। अब कब डिक्लाइन करेगा, जब आदमी जिंदा रहता है तो ये डिक्लाइन नहीं करता है। आदमी नहीं, एनिमल्स भी जब जिंदा रहता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, तब डिक्लाइन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि वो कार्बन जो है बाय द एयर या फिर बाय द फूड एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसको न्यूट्रल करके रखता है। और जब जैसे ही मरता है तब कैसे एब्जॉर्ब करेगा, रुतबा तो नहीं आएगा करने के लिए, अब कैसे एब्जॉर्ब करेगा। तो अब क्या होता है, ये यूनिफॉर्म रेट पर डिक्लाइन करना शुरू कर देता है। और डिक्लाइन करता तो यूनिफॉर्म रेट पे, अब ऑटोमेटिकली सडनली डिक्लाइन नहीं हो जाता, यूनिफॉर्म रेट धीरे 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 धीरे, 1 साल में इतना, 2 साल में इतना, इस टाइप से। तो हाफ ईयर इसको लगता है, हाफ कार्बन डिक्लाइन होने के लिए इसको लगता है 5000 साल लग जाता है। 5000 कुछ है, 5000 साल लग जाता है। और पूरा डिक्लाइन होने की 1/4 डिक्लाइन होने के लिए 11,300 इतना लग जाता है ईयर्स। 1,1,1,3,6 इतना ईयर्स लग जाता है 1/4 डिक्लाइन होने के लिए। इसका मतलब हम 11,000 साल पुराना तक का पता लगा सकते हैं। अगर हड्डी मिल जाए तो हम 11,000 साल पुराना तक का तो आसानी से पता लगा सकते हैं कार्बन डेटिंग मेथड से। और माना 70,000 साल लगता है इसको पूरा डिक्लाइन होने के लिए, कंप्लीट 70,000। यानी कि कार्बन डेटिंग मेथड से हम 70,000 तक साल पुराना का हम पता लगा सकते हैं, उससे पुराना संभव कार्बन डेटिंग मेथड से नहीं है। पोलन, ये पता फॉसिल्स का पता लग रहा, फॉसिल्स हम लोग ऐसे पता लगा लेते हैं, जैसे आइस एज के बारे में पता लगा लिए, प्रियोलिथिक, नियोलिथिक, मेसोलिथिक, प्रोटोहिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, हिस्टोरिकल टाइम, सारे कुछ के बारे में हम लोग पता लगा लिए फॉसिल से। और आपको हम कल भी बताए थे बोन्स हम कितना कुछ पता लगा लेते हैं, और जितना सिविलाइजेशन होता है वाटर के बगल में क्यों बसता है जाके, ये भी पता लगा लिए थे हम लोग कल। तो वाटर कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है जीवन के लिए, जान ही रहे हैं। फिशिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए वाटर जो है सॉइल को भी फर्टाइल कर देता है। वाटर के नज़दीक में बसने के लिए ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद होता है, ट्रेड में भी मदद होता है, बहुत कुछ है वाटर का अपना वाटर का बहुत उपयोग है। तो इसलिए सिविलाइजेशन वहाँ जाके बस जाता है। तो अब ये हो गया हम लोग पढ़ लिए कार्बन डेटिंग मेथड, ये होता है कार्बन डेटिंग मेथड। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, पोलन एनालिसिस क्या होता है। अब है हम बोन हड्डी के बारे में तो जान गए, हड्डी से तुम पता लगा रहे हैं। अब जो हमको कहीं कहीं वृक्ष, जैसे अमेरिका में मिला था ब्रिज, इसी टाइप का ब्रिज एक प्लांट है जो बहुत पुराना साल है, US में मिला। तो अब उस पर हम लोग पोलन एनालिसिस की, पोलन एनालिसिस में साफ तौर पे हम लोग जानेंगे कि पोलन का एक क्या होता है नेचर, कि ये कभी डाई नहीं होता है। पोलन वही जो आप लोग जब पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर प्लांट में, तो उस पर डिटेल से पढ़ेंगे। वो पोलन कभी क्या होता है, डाई, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। तो उससे हम लोग पता लगा, जिस तरह से कार्बन का एक अपना नेचर उसी तरह से पोलन का, तो उससे इसी तरह से हम लोग पता लगा ले। जब पोलन का पता लगाया जा रहा था तब हम लोग एग्रीकल्चर्स के बारे में एकदम डिटेल से वहाँ पता लगाए थे। एग्रीकल्चर्स के बारे में जाने, प्रैक्टिसेस कैसे कैसे एग्रीकल्चर किया जा रहा था, प्रैक्टिसेस उसका कैसे कैसे होता था। तो आज हम लोग इतना कुछ पढ़ने के बाद हम लोग आज जानेंगे, बड़ा डिटेल से जानेंगे। कॉइन्स के बारे में आज पढ़ेंगे, जो आर्कियोलॉजिस्ट का पहला सोर्स था, जो बताए थे हम कल भी कि सोर्सेस का बंटवारा जो हुआ था आर्कियोलॉजी। दूसरा था सोर्सेस के बंटवारा में था लिटरेचर सोर्स। तीसरा था फॉरेन जो आते थे यात्रा वृत्तांत, जो आप भारत के बारे में देखते थे, अपना अप्रोच रख के जाते थे। और देखिए इस बुक में ही कास्ट के किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है, बोल रहे थे सोल्जर अपना कास्ट है, चलिए सोल्जर ठीक लगता है, रथ चलाने वाला, खाना बनाने वाला, एक वो इस अप्रोच से देखे थे। तो अपने बुक में इस तरह से लिख के गए थे, क्योंकि उन लोगों के सामने एक बैरियर आया था, जो सबसे बड़ा बैरियर था फॉरेन लोगों के लिए, फॉरेन ट्रैवलर के लिए, जो था लैंग्वेज उन लोग को समझ में नहीं आ रहा था। मैगस्थनीज एक बढ़िया बात लिखे थे जो कभी कभी फील होता है, बोले थे कि भारतीय लोग लिखना पसंद नहीं करते। इंडिका पुस्तक में लिखे थे, भारतीय लोग जो है ना लिखना पसंद नहीं करते हैं ज़्यादा। तो खैर, तो आज हम लोग कॉइन्स के बारे में जानेंगे। कॉइन्स काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, ये आर्कियोलॉजी के अंदर आता है, उत्खनन के अंदर। अब देखिए उत्खनन किए, हमको कॉइन्स मिल गया, तो पता लगाना है। अब आर्कियोलॉजिस्ट का पढ़ाई किए कॉइन्स का,
अब उसके पढ़ाई स्टडी ऑफ कॉइन्स को कहते हैं, पढ़ाई तो कि उसको एक टर्म दिया गया न्यूमिस्मेटिक्स। स्टडी ऑफ कॉइन्स को कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। जो आर्कियोलॉजिस्ट पढ़ाई की कॉइन्स का। अब कॉइन्स से हम लोग क्या क्या इन्फॉर्मेशन रख, जिस तरह से हड्डी के बारे में हम लोग बहुत कुछ जान गए थे, उसी तरह कॉइन्स के बारे में भी हम लोग जान सकते हैं। देखिए कॉइन्स से हम लोग को क्या क्या पता चल जाएगा। देखिए ये जो कॉइन्स होता है ना, ये देखने में गोल लगे लेकिन बात बहुत बड़ा बड़ा बताए। नहीं कहता देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, तो उसी तरह से ये बहुत कुछ बता देता है। अब होता क्या है कि कॉइन्स जो है पहला तो बता देता है कि देखिए अब कोई राजा सिक्का जारी किया, तो सिक्का जारी किया तो इस पर लिख देता था वो डेट, तो डेट के बारे में पता चल गया कि किस समय का ये कॉइन्स है पहला। दूसरा, अब राजा सिक्का जारी करता था तो उस समय दे देता था किंग का फोटो अपना भी दे देता था। बहुत सारे कॉइन्स पे किंग राजा का फोटो मिला, बहुत सारे कॉइन्स पे डाइटीज देवताओं का फोटो मिला, तो ये भी पता चल जाता। तब रिलीजन्स के बारे में, अगर देवी देवताओं के बारे में पता, अगर कॉइन्स पे छाप निशानी सिंबल दिख रहा है और रिलीजन सिंबल दिख रहा है, तो पता चल गया कि ये कॉइन्स किस शासक और वो शासक किस रिलीजन से बिलोंग करते थे, ये भी हमको पता चल गया कॉइन्स से। कॉइन्स से पता चल जाता है ट्रेड के बारे में। ट्रेड के बारे में कैसे पता चलता है? अब रोमन एम्पायर के कई कॉइन्स सिक्के मिले भारत में, तो उससे पता चल गया। अब भारत का सिक्के मिला रोमन में, तो इतना हमको जानकारी मिल जा रहा है, कॉइन्स आसानी से मिल जा रहा है। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि देखिए उस समय जो कॉइन्स था ना, इतना ही नहीं, ट्रेड तो ये सब देखें हम लोग, ऊपर से देखें और भी कॉइन्स के बारे में क्या क्या, हम कॉइन्स से हमको क्या क्या पता चल जाएगा। कॉइन्स से हमको पता चल जा रहा है ट्रेड के बारे में, देखिए कॉइन्स के बारे में पता। अब देखिए टेरिटरी, राजा का किंगडम कहाँ तक फैला हुआ था। कोई जो राजा सिक्का जारी करेगा तो ज़रूर अपना सिंबल जारी करेगा उस पर, इससे तो पता चल गया कि अच्छा ये राजा जारी किया था। अब देखिए वो सिक्का कहाँ कहाँ मिल रहा है, उत्खनन होगा, खुदाई होगा, अच्छा यहाँ भी वो सिक्का मिल रहा है, मतलब यहाँ तक राजा का किंगडम था, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ तक राजा का किंगडम था। कोई दूसरे साम्राज्य मिला, मतलब राजा का व्यापार वहाँ भी चलता था, उससे भी राजा का व्यापार चलता था। तो ये तो हमको टेरिटोरी के बारे में भी पता चल जाता है, एक कॉइन से, सिक्का से हमको पता चल जा रहा है। तो अब कॉइन से और क्या पता चल जा रहा है? कॉइन से पता चल जा रहा है मेटल्स के बारे में। अब किस मेटल्स का प्रचलन उस समय ज़्यादा था, यानी कि जैसे इंडो ग्रीक वाले आए, कुषाण डायनेस्टी, तो वो क्या कि शुद्ध सोना का सिक्का जारी कर दिए। तो मतलब यहाँ इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमी के बारे में पता चल जा रहा है, मतलब कि सोना का हो सकता है उस वक्त पर्याप्त संख्या में सोना मौजूद हो, ये भी हो सकता है कि इससे ये मेटल्स के बारे में पता चल रहा है, मेटल की अवेबिलिटी के बारे में पता चल रहा है। ठीक, तो अब कॉइन्स होता था, एक कॉइन्स था जो हड़प्पा से टेरिकोटा, जो मिट्टी का बना हुआ कॉइन्स था, एकदम क्ले पकड़ के तपा के मिट्टी का बना हुआ था। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में क्या था, टेरिकोटा मॉडल्स ऑफ कॉइन जो मिट्टी का मिला था। तो इसके बारे में भी हम विस्तार से अंत में बता के जाएंगे कि कौन किंगडम में, कौन सा एम्पायर में कौन सा सिक्का जारी किया गया था। तो कॉइन्स के अभी हम लोग देख रहे हैं कॉइन्स कैसे कैसे। अब देखिए रुपया तो है भाई साहब, सिक्का तो चल रहा है, तो क्या बैंकिंग सिस्टम भी था? सवाल तो ये भी उठता है। रुपया होगा तो बैंकिंग सिस्टम भी उस समय इतिहास में पाया गया था? नहीं, मुख्यतः मिला कि नहीं, बैंकिंग सिस्टम उस समय नहीं था। अब लोग रखते कहाँ थे रुपया? तो मिट्टी का बना हुआ जो होता है, वो आजकल जो चला रहे गुल्लक जो होता है, फुच्ची जिसको गाँव घर में कहते हैं, तो उसमें रखते थे ये लोग। तो घर में जो होता है, माँ भी आज भी माँ लोग रखती है, और वही रखा हुआ रुपया का आज भी हम जब पढ़ाई कर रहे हैं तो माँ रुपया भेज, जो पापा से बचा बचा के रखती थी, आज माँ भेजे जा रही है बेटा पढ़ेगा। तो माँ लोग का जो वो बचाया हुआ जो होता है ना, वो मुसीबत में काम देता है। जब भी पापा का इकोनॉमी डाउन होने लगता है तो माँ एकदम खड़ा हो जाती है, देखो हम भी कमाए हैं तो उनका कमाया हुआ हमेशा इमरजेंसी में काम देता है। तो वही उस समय जो है प्रिजर्व करके रखते थे। तो ये हो गया। अब देखिए मेटल, कौन कौन सा मेटल था। अब किसी भी राजा, कोई भी राजा अगर सिक्के जारी किए जा रहे हैं, जैसे गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता क्या किए, सर्वाधिक मात्रा में सोने का सिक्का जारी कर दिया, एकदम सर्वाधिक मात्रा में सोने का सिक्का जारी कर दिया। शुद्ध नहीं था वो, लेकिन सोने का सिक्का था। तो इससे क्या पता चला, किंगडम रन कर रहा है या फिर उसका डिक्लाइनिंग फेज है। इकोनॉमी निर्धारित करता है कि कोई भी किंगडम कितना दूर तक जाएगा, इकोनॉमी भी निर्धारित करता है।
गुप्ता डायनेस्टी का डिक्लाइनेशन का कारण कॉइन्स भी रहा। देखा गया कि उसका ट्रेड एकदम डिक्लाइन कर रहा है। एक समय ऐसा पाया गया कि पोस्ट गुप्ता पीरियड में पाया गया कि कॉइन्स मिल ही नहीं रहा है। सिक्का का जो सिक्का मिल रहा था अब धीरे धीरे कम होते जा रहा है। सिक्का का संख्या जो मिलना कम हो गया एक फेज आते आते। तो मतलब कि डिक्लाइनेशन पीरियड आ गया। तो कौन किंगडम कितना दूर जाएगा ये एक सिक्का से भी निर्धारित हो जाता है। सोचिए, इससे तो हमको ये भी पता चल जा रहा है। तो ये देख सकते हैं हम लोग। अब सिक्का कितने मेटल्स में उस समय जारी किया गया। सिक्का का जो मेटल्स था पेपर में भी जारी होता था, जैसे आज है गांधी जी का फोटो, तो उस समय भी क्या पेपर पे जारी होता था? नहीं, पेपर पे तो नहीं मिला है। तो इसलिए उस समय मेटल्स पे ज़्यादा, मेटल के रूप में ज़्यादा सिक्का पाया गया। तो उस देखते कौन कौन सा मेटल पहले जब मिला था शुरुआती में, तो कॉपर मिला था, सिल्वर मिला था, गोल्ड मिला था और लीड ये इतना तो मिला था, इतना कुछ तो मिला था, इतना मेटल का सिक्का मिला था। और पोस्ट मोरिया में मिला था एक मिला था पिट्रोन टाइप का, ऐसे ही पढ़िएगा थोड़ा। पिट्रोन ऐसे कुछ है, वो एल्वा है। वो क्या क्या चीज़ से मिक्सअप था? वो लीड से था, सिल्वर से था, कॉपर से था, इसी टाइप का उस मिक्स एल्वाय से बना हुआ था। तो पिट्रोन ऐसे कुछ था। तो देखिए इंपॉर्टेंट, उसमें एल्वाय मिल जाता, तो मिक्सअप करके जो होता है धातुओं का जो मिश्रण करके जो बनता है, तो ऐसा था। तो सिक्का से इतना कुछ हम लोग जान जा रहे हैं। और भी सिक्का से क्या चीज़ हम लोग जान सकते हैं? अब देखिए, सिक्का तो हमको बार बार मिल जा रहा है। सिक्का का तो ऊपर से खुदाई कर रहे हैं। खुदाई का ही बताए थे, वर्टिकली और हॉरिजेंटली एक्सकेवेशन जब हो रहा है, तो अब हम सिक्का मिल रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा पीरियड, कौन सा राजा कौन सा सिक्का जारी किया। एक फेज होता है। तो अब हम लोग उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो अब इतना कुछ अगर सिक्का के बारे में जान जा रहे हैं, एक संक्षेप में देखते हैं। टेरिटोरी के बारे में जान जा रहे हैं, ट्रेड के बारे में जान जा रहे हैं, मेटल किस मेटल का ज़्यादा प्रचलन था उस समय उसके बारे में जान जा रहे हैं सिक्का से। और सिक्का से जान जा रहे हैं कि उस समय कौन सा रिलीजन्स का बोलबाला था, मतलब कौन सा रिलीजन्स के किंग थे, डोमिनेट कर रहे थे, क्योंकि रिलीजन सिंबल भी पाया गया है सिक्का पे, तो वो जान जा रहे हैं। सिक्का कौन कौन सा मेटल से बना था ये जान जा रहे हैं। सिक्का और भी कई चीज़ें हैं जो हम लोग जाने सिक्का के बारे में। जो सिक्का टेरिटोरी के बारे में, टेरिटोरी के बारे में, राजा का किंगडम कहाँ कहाँ से फैला हुआ था ये जान जा रहे हैं। अब क्या सिक्का राजा इशू करता था क्या, कि राजा के अलावा और भी कोई सिक्का इशू करते थे? तो देखा गया कि जो उस समय के मर्चेंट थे वो भी सिक्का जारी किए हैं, लेकिन परमिशंस ऑफ किंग, विदाउट परमिशन नहीं, किंग से परमिशंस लेके सिक्का जारी किया गया। इससे पता चलता है कि क्राफ्ट मतलब हस्तलेख मतलब हाथ से बनाने की उस समय कला की कितना प्रचलन थी। और साथ साथ कॉमर्स के बारे में पता चलता है, ट्रेड के बारे में पता चलता है, मतलब लोग ट्रेड के लिए कितने आतुर थे। ट्रेड तभी हो सकता है जब प्रोडक्शन अधिक हो, सरप्लस मात्रा में प्रोडक्शन हो। तो मतलब प्रोडक्शन उस समय सब जीवन निर्वाह के लिए नहीं होता था, बल्कि इंटेंसिव प्रोडक्शन होता था, मतलब दूसरे का भी जीवन निर्वाह हो जाए, तो इस तरह से उस समय भी प्रोडक्शन होता था। तो सोचिए, इस सिक्का से तो इतना कुछ पता चल जा रहा है। तो ये सिक्का इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी आर्कियोलॉजिस्ट के लिए, इतिहास को रिकन्स्ट्रक्शंस के लिए, हिस्टोरिकल रिकन्स्ट्रक्शंस के लिए। और हम लोग चलिए जान लेते हैं, इतना जाने, अब हम लोग जान लेते हैं कौन सा राजा कैसा सिक्का जारी किया, क्या सिक्का जारी किया, राजा के समय में कौन सा मेटल कितना प्रभावशाली रहा। तो सिक्का से ये भी पता चल जाएगा। और सिक्का से ये भी जान लेंगे कि राजा जो थे उस समय अपने सिक्का पे अपना फोटो चित्र देते थे, भगवान का चित्र देते थे, जिससे हम लोग को ये पता चल जाता है कि किस फेज का सिक्का है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा। कि हड़प्पा में क्या होता, टेरिकोटा मॉडल का कॉइन्स था जो मिट्टी से बना हुआ था। तब आया मौर्य में एक पंचमार्क और आहत, दो सिक्का जारी किया, पंचमार्क और आहत। और माना जाता है चांदी का जो सिक्का था वो पोस्ट मौर्य में मिला है। चांदी का सिक्का पोस्ट मौर्य में भी मिला है। और उसके बाद गुप्ता पीरियड में, उससे पहले कुषाण आए थे,
कुषाण में देखा गया कि सर्वाधिक सोने का सिक्का जारी किया गया। कुषाण डायनेस्टी में सर्वाधिक सोने का सिक्का जारी, सर्वाधिक सोने का सिक्का नहीं, शुद्ध सोने का सिक्का। शुद्ध सोने का सिक्का पहली बार किसी ने जारी किया था तो वो कुषाण डायनेस्टी था। कनिष्क साहब, जिसको अशोक सेकंड कहते हैं, कनिष्क को, तो वो जारी किए थे शुद्ध सोने का सिक्का। गुप्ता पीरियड में मिला था सर्वाधिक सोने का सिक्का, लेकिन शुद्ध नहीं था, सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा मात्रा में सोने का सिक्का जारी किया गया था गुप्ता पीरियड में। सोने का सिक्का गुप्ता पीरियड में जारी किया गया था सर्वाधिक। गुप्ता पीरियड में चांदी का सिक्का सर्वाधिक जारी किया गया था। पोस्ट गुप्ता में कोरीज, कोरीज देखें, वो जो था शंख टाइप का जो कोरीज रहता है, वाइट वाइट रहता है, कोरी, वो भी पोस्ट गुप्ता पीरियड में दिखा गया। कोरी को, कुड़ियों नहीं, कोरीज, कोरीज, तो कोरीज देखा गया। फिर गुप्ता पीरियड के बाद उससे पहले ही सातवाहन डायनेस्टी में भी लीड का, शीशा का, सातवाहन सबसे पहले लीड का सोने का सिक्का, लीड का सिक्का जारी किसने किया था? लीड, शीशा का, वो सातवाहन था। एस से 7, एस से शीशा, लीड, सातवाहन डायनेस्टी में। तो ये हुआ था। फिर आया था, गुप्ता भी देख लिए, सातवाहन भी देख लिए। सातवाहन में क्या हुआ था? तो फिर देखा गया कि जो मुग़ल पीरियड में एक राजा शिहाबुद्दीन आए, शहाबुद्दीन नहीं, शिहाबुद्दीन, वो उनको बनाए थे राजा हुमायूं शायद याद कर पा रहा हूँ, तो हुमायूं बनाए थे, औरंगजेब, सॉरी, शायद कोई होंगे, याद नहीं कर पा रहा अभी, कन्फ्यूजन। लेकिन वो शिहाबुद्दीन जो आए थे, तो शिहाबुद्दीन के थे चमड़े का सिक्का जारी, चमड़े का। एक दिन के लिए राजा बने साहब, बोले कि मेरा नाम चले तो चले कैसे, तो सिक्का जारी कर दिए। देख रहे हैं दिमाग, सिक्का जारी कर दिया और हमेशा के लिए इतिहास में अपना नाम देके चले गए। तो ये भी होता है, जब स्मार्ट वर्क कीजिएगा तो इतिहास में अगर नाम करना हो तो कुछ तो अलग करना होगा। वीर का हिस्सा ना बनेंगे तो इतिहास ज़रूर लिखा जाएगा। तो ये देखिए शिहाबुद्दीन का चालाकी देखिए, वो साहब एक दिन के लिए बने और चमड़े का सिक्का जारी करके चले गए। तो ये चीज़ था। फिर देखा गया आगे देखा गया जो पीरियड आया मुगल्स के बाद जो आए थे, ये थे सूरी डायनेस्टी। सूरी डायनेस्टी में क्या हुआ था? उस समय रुपये दाम सुने होंगे, आज भी गांव घर में चलता, कितना दाम का सामान है, कितना दाम है, उस सामान का कितना दाम है। ये जो दाम था ना, ये दाम का प्रचलन शेरशाह सूरी किए थे, दाम का प्रचलन। फिर रुपया, जो आज भी बोलते हैं हम लोग, आज भी उनका भारत में जो लिया गया है, नाम दिया, करेंसी का जो नाम दिया गया रुपीज़, रुपया, वो कहाँ से? सूरी डायनेस्टी, शेरशाह सूरी पहली बार किए थे, शेरशाह सूरी इसको पहली बार इशू किए थे। तो ये था। तो इतना कुछ हम लोग आज से कॉइन्स के बारे में जाने, और कॉइन्स कितना महत्व हो जाता है, हम इस वीडियो के माध्यम से हम कॉइन्स को देखें कितना ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखते हैं कि कॉइन्स को देखिए प्रिजर्व किया गया, कई सारे म्यूजियम में कॉइन्स को रखा गया है, जैसे पटना हो गया, दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, बहुत सारे म्यूजियम में कॉइन्स को रखा गया है। और भारत का कॉइन्स जो है बहुत विदेशों में भी है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, बर्मा, जिसको म्यांमार कहते हैं, तो बहुत सारे विदेशों में भी कॉइन्स, भारतीय कॉइन्स को रखा गया, उसके म्यूजियम में भारतीय। और ब्रिटिश जो आए थे राज करने के लिए, कॉलोनाइज किए थे, तो वो लंदन में लेके चले गए बहुत सारे सिक्का को। तो इससे देखिए इतिहास से क्या होता है कि आइडियोलॉजी मिलता है, आइडिया मिलता है, एक आइडिया का फॉर्मेशन होता है। इतिहास अगर देखें, गहराई से जानेंगे इतिहास को, तो एक आइडिया का फॉर्मेशन हो जाता है। तो कॉइन्स इतना महत्वपूर्ण है। एक कॉइन्स आर्कियोलॉजिस्ट क्या क्या पता लगा सकते हैं, और हम लोग भी अब कॉइन्स को देखेंगे तो इस एंगल से, इस अप्रोच के साथ ज़रूर देखें कि कुछ ना कुछ ज़रूर उनके। देखिए इतिहास पढ़ने के साथ साथ हमको एक अप्रोच जनरेट करना चाहिए। आर्कियोलॉजिस्ट अपना किस अप्रोच के साथ किसी भी एविडेंसेस को देखते हैं, और उसको पढ़ने के बाद हम लोगों को खुद में भी उस अप्रोच को जनरेट करना चाहिए। अब जो कोई सिक्का देखिएगा तो ज़रूर गहराई से देखिएगा। बार बार क्वेश्चन भी पूछ देता है, तो बताइए तो 10 रुपया के नोट्स पे किसका कौन सा स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया गया है, या 20 रुपया के नोट्स पे, या 100 रुपया के नोट्स पे। तो ये सब गहराई से तरफ पढ़ने के बाद बहुत कुछ हम लोगों को पता चल जाता है, उस टाइप का अप्रोच जनरेट होता है। तो खैर आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंस्क्रिप्शंस के बारे में, डिटेल से पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग फॉरेन ट्रेवलर के बारे में, जो यात्रा वृत्तांत, जो बाहर के विदेशी आए, शासक के समय आए। ये जो सर्वाधिक सोने का सिक्का जारी किया गया था, ये किया गया था
सोने का सिक्का गुप्ता वंश में जो सर्वाधिक सोने का, ये स्कंदगुप्त थे उस समय शासक, स्कंदगुप्त के समय किया गया था। तो और ये जो सिल्वर का किया गया था गुप्त पीरियड में, विक्रमादित्य सेकेंड था। तो ये सारा कुछ हम लोग और ये लोग जो विक्रमादित्य सेकेंड थे, ये जो सर्वाधिक जो सिल्वर कॉइन्स जो जारी किए थे, इनके बारे में ये सब देखेंगे और गहराई से पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन पूरे मजबूती के साथ नेक्स्ट वीडियो में अब मिलेंगे, जिसमें इंस्क्रिप्शंस के बारे में हम लोग गहराई से पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।